तो इन दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस दोनों ही न्यूज़पेपर को साथ में देखते हैं। तो 11th, 12th, 13th मार्च का जो एनालिसिस है वो मैं मतलब समझ रहा हूँ कि आप सब लोगों के मन में कन्फ्यूजन होगा कि ये कब आएगा। तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये दो पार्ट में आएगा। मतलब 11th, 12th एंड 13th इंडियन एक्सप्रेस जो है वो साथ में मैं कवर करूँगा एक वीडियो में। एंड देन 11th, 12th एंड 13th जो द हिंदू है उसको यहाँ पर कवर करूँगा दूसरे वीडियो में। मतलब इससे रिलेटेड 11, 12, 13, 11, 12, 13 के दो वीडियोस आएंगे। एक में इंडियन एक्सप्रेस के जो एडिटोरियल्स है वो कवर होंगे और एक में द हिंदू के जो एडिटोरियल्स है वो कवर होंगे, जिससे कि आपको पूरा जो पर्सपेक्टिव है वो मिल जाएगा। देखिए क्या होता है कि एक साथ जो एमएम एकेडमी ऐप है उस पे जो कोर्सेस आ रहे हैं, तो वहाँ पर जितने भी कोर्सेस है ऑलमोस्ट सारे कोर्सेस मैं ही बना रहा हूँ। तो उसमें क्या होता है, और पीपीटीज जो है पीपीटीज भी मेरी ऐसी होती है कि काफ़ी यूनिक होती है ना। उसमें मैं एनिमेशंस, रियल लाइफ एग्जांपल्स ये सब इंक्लूड करता हूँ। तो पीपीटीज जो है ये भी मुझे ही बनाना पड़ता है। तो पीपीटीज प्लस यहाँ पर जो वीडियो लेक्चर्स है वो बनाने पड़ते हैं। तो कभी कभार क्या होता है कि यहाँ पर कुछ जो चीज़ें हैं वो रह जाती है। मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि रह जाती है, तो इसलिए निश्चिंत रहिए, आपका जो लॉस है वो बिल्कुल मैं नहीं होने दूंगा। और जो भी यहाँ पर न्यूज़पेपर का है वो सारे न्यूज़पेपर के एनालिसिस जो है वो कवर हो जाएंगे। अगर एक आध दिन नहीं हो पाता है तो दूसरे दिन हो जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है, कभी कभार तबीयत जो है वो नासाज रहती है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें हो जाएगी। महाराष्ट्र में आप सभी को पता ही है कि कोरोना वायरस के केसेस जो है किस तरीके से बढ़ रहे हैं, है ना। लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है, मतलब जहाँ पर मैं रहता हूँ कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारे सिनारियो रहते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, सब कुछ यहाँ पर कवर हो जाएगा। चलिए आज हम यहाँ पर इस वीडियो में 15th मार्च का जो एनालिसिस है वो देखते हैं। और इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। पीडीएफ और वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो यहाँ पर जो एमसीक्यू है, सबसे पहले तो एमसीक्यू आ रहा है आपके सामने, और यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मुडुमलाई नेशनल पार्क। जो मुडुमलाई नेशनल पार्क है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और करेक्ट कौन सा है ये आपको बताना है। और आपको करना क्या है, वीडियो को यहीं पर आप पॉज कीजिए, इसका जो इन्फॉर्मेशन है, जो आंसर है वो लिखिए एंड देन वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये पार्ट है वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी सब क्लस्टर का। दूसरा है कि इसे टाइगर रिजर्व जो है ये भी डिक्लेयर किया गया है। तो अब करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये आपको यहाँ पर बताना है। आइए यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस जो उस पर नज़र डालते हैं। तो पहला यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन हमें देखने को मिलता है। एक्सप्लेन सेक्शन में अगर हम देखते हैं तो लॉकडाउन जो है ये राइट स्ट्रेटेजी नहीं है इस स्टेज पर। अभी अगर आप देखोगे तो नागपुर जो है महाराष्ट्र का कंप्लीट लॉकडाउन में चला गया है। उसी के साथ बहुत सारे रीजन्स है। अमरावती में लॉकडाउन जो है पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है। यवतमाल में पार्शियल लॉकडाउन देखने को मिल रहा है। इवन पुणे, मुंबई जो है वहाँ पर भी लगाने की बात जो है वो की जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो क्या अब ये जो सेकेंड वेव हमें देखने को मिल रही है, तो लॉकडाउन जो है क्या इसका जो सोल्यूशन है वो देखने को मिलता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जिससे क्या होगा कि यहाँ पर और क्या हो सकता है वो भी यहाँ पर बताया जा सकता है। मतलब इंटरव्यू अगर होता है या फिर मेंस में, आपको इसमें से पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देन यहाँ पर चेंजेस जो है यहाँ पर एंट्री में ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डाइवर्सिफाई दी फार्म इनकम फिक्स, तो ये वाला जो एडिटोरियल है इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। काफ़ी सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको जानने को मिलेगी। देन यहाँ पर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान जो है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए हमने लास्ट वाला जो 10th मार्च का जो एनालिसिस देखा था उसमें भी हमने इसके बारे में जिक्र किया था, उसके बारे में बात की थी। अब देखिए जो अफगानिस्तान है उसमें जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो भी चीज़ें चल रही है, ये यहाँ पर हमने एक साथ देख ली है। मतलब वो अफगानिस्तान पीस डील बोलिए, प्लस अफगानिस्तान पीस डील के साथ साथ जो वहाँ पर यूएसए है उसका अभी क्या रुख रहने वाला है, इंडिया जो है उसका क्या यहाँ पर रोल रहने वाला है, प्लस पाकिस्तान जो है उसका क्या रोल रहने वाला है। तो ये सभी पर्सपेक्टिव के साथ हमें अफगानिस्तान वाला जो मैटर है वो देखा हुआ है। इसलिए अगर द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में कहीं पर भी एडिटोरियल आता है तो अभी वो पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। देन एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कमिंग फुल स्पायरल, यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है उनके निर्णय के बारे में बात की जा रही है रिजर्वेशन से रिलेटेड, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर रीचिंग आउट टू फार्मर्स, अब यहाँ पर रीचिंग आउट टू फार्मर जो है उसके बारे में बात हो रही है। बेसिकली उड़ीसा में एक नई स्कीम है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे, अच्छे तरीके से हमें जानने को मिलेगा। यहाँ पर कॉर्ड जो उसके बारे में बात की गई है। देन यहाँ पर जो पॉलिटिक्स है उसकी बात की गई है। अगर हम द हिंदू देखते हैं तो आज द हिंदू में एक भी एडिटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो।
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये साइबर पर्ल हार्बर जो है उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखिए साइबर, ये जो अटैक हुआ था चाइना के द्वारा, ऐसा बोला जाता है ना, चाइना के द्वारा जो अटैक हुआ था, जो बिजली चली गई थी, तो वो सब हमने ऑलरेडी यहाँ पर कवर किया हुआ है। देन जॉब क्रंच जो है वो यहाँ पर ग्रो हो रहा है, मतलब हरियाणा में एक जो लाया गया है ना, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि मतलब वहाँ पर क्या किया जा रहा है, लोकलिज्म जो है वो किया जा रहा है कि 75% जो है वो क्या रहेगा, वो वहीं के लोगों को यहाँ पर रोजगार जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, इवन प्राइवेट सेक्टर में, मतलब बेसिकली रिजर्वेशन जो है वो देखने को मिल रहा है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसी के बारे में थोड़ा एक्सटेंशन है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक आध दो पॉइंट मिलेंगे लेकिन वो भी हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं सभी के सभी। ये कम्प्लीटली पॉलिटिकल जो है वो हो जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये वाला जो एडिटोरियल है ये भी हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये वाला अगर हम देखते हैं, फ्यूचर फोर्स फॉर फ्यूचर वॉर। अब देखिए क्या होता है कि पहले के ज़माने में जो वॉर होते थे वो काफ़ी आसान होते थे, मतलब पता चलता था कि यार वॉर जो है वो शुरू है या फिर हम पीस पर है, ये कैसा है। लेकिन अभी ऐसा हो गया, अभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऐसी हो गई है, अभी सारी चीज़ें जो है वो इतनी बदल चुकी है कि अभी पता ही नहीं चलता है कि वॉर पर है या नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम यहाँ पर जो कोल्ड वॉर है उस पर चल रहे हैं, हम यहाँ पर जो अलग टाइप का वॉर है उस पर चल रहा है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसमें से कुछ भी खास नहीं निकलता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो आज द हिंदू जो है उसमें कुछ भी खास निकल कर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम 11th 12th एंड 13th के एडिटोरियल देखते हैं द हिंदू के, तो उसमें से काफ़ी एडिटोरियल्स ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो कि कवर किए जाएंगे। तो आइए यहाँ पर द इंडियन एक्सप्रेस जो है उसके एडिटोरियल्स यहाँ पर कवर करते हैं। पूरी न्यूज़पेपर में भी अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐसी खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। उससे पहले एमएम एकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो जल्द से जल्द कीजिए। और यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जा रहे हैं। इंडियन पॉलिटी कम्प्लीटली अवेलेबल है, इंडिया ईयर बुक कम्प्लीटली अवेलेबल है, एंशियंट हिस्ट्री कम्प्लीटली अवेलेबल है, ज्योग्राफी, एथिक्स, है ना, बहुत सारे कोर्सेज जो है कम्प्लीटली अवेलेबल है। और डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो चल रहा है, प्लस इकोनॉमिक कोर्स जो है वो चल रहा है। और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं इकोनॉमी का जो कोर्स है वो किस तरीके से कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा। तो देखिए कैसा है कि इकोनॉमी में अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, जैसे रमेश सिंह जो है वो किताब हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, कंप्लीट कवर कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सभी हमें देखने को मिलता है। और प्लस एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें हैं, मतलब रमेश सिंह के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी जो 6th चैप्टर है, 6th चैप्टर जिसमें हम रिफॉर्म्स देख रहे हैं, इंडियन रिफॉर्म देख रहे हैं, तो उसमें आपको पता चलेगा रमेश सिंह में जो दिया गया है उससे बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। मतलब 1991 में जो क्राइसिस हुए थे, तो उसके पीछे, रिफॉर्म के पीछे कारण क्या थे, तो वो सब इतना डिटेल में मैं लेकर आ रहा हूँ कि वहाँ पर रमेश सिंह में भी उतना डिटेल में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर क्या है कि इंडियन इकोनॉमी अगर हम देखते हैं तो टोटल 21 चैप्टर्स जो है वो हमें किताब में देखने को मिलते हैं। अगर हम बुक देखते हैं तो उसमें 21 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, मतलब 21, अगर हर एक लेक्चर में एक चैप्टर में कवर करो 21 लेक्चर्स तो होने ही हैं। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो काफ़ी लेंदी है, ठीक है, जिसमें से एक जो है वो 4th चैप्टर हमें देखने को मिलता है, 5th चैप्टर हमें देखने को मिलता है जो काफ़ी लेंदी है। प्लस उसी के साथ साथ जो हमें 8th चैप्टर है वो काफ़ी लेंदी देखने को मिलता है ना। तो जो लेंदी चैप्टर है, मतलब समझ लीजिए कि 5 से 6 चैप्टर जो है वो थोड़े लेंदी है, उसमें हो सकता है 2 या 3, मतलब मैं बहुत ही कम, क्योंकि 1 1 घंटे के लेक्चर जो है वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, इसलिए हो सकता है मैक्स टू मैक्स 2, या बहुत ही अगर लंबा लेंदी चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसमें टर्मिनोलॉजीज है जो एक्सप्लेन करने में ज़्यादा वक्त लग रहा है, तो हो सकता है 3 जो पार्ट्स है वो आ जाए। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि 35 टू मैक्स 40 लेक्चर जो है वो इकोनॉमी के देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस पर्सपेक्टिव से आप समझ लीजिए। और ऑलमोस्ट अभी अगर हम कुछ दिन छोड़ दिए तो ऑलमोस्ट हर दिन जो है वो इकोनॉमी के लेक्चर जो है वो आपके सामने आएंगे, जिससे कि फटाफट हमारा जो सीरीज़ है वो कवर हो जाएगा। तो इसलिए आपने अगर एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार कोर्सेस है, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है जो आपको मैं गारंटी देता हूँ और कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको करना क्या है, एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, डेमो लेक्चर्स भी अवेलेबल है, मतलब हर सेक्शन में अगर आप जाओगे तो पहले 2 लेक्चर जो है वो डेमो लेक्चर्स रहते हैं, वो आप देख सकते हो। देन उसके बाद प्रोफाइल पर जाना है, प्लान परचेस कर सकते हो, लोवेस्ट प्राइजेस है। और यहाँ पर कोर्सेज जो है उनको एंजॉय कर सकते हो। जल्दी ही प्राइजेज जो है वो इंक्रीज़ होने वाली है, क्योंकि जैसे ही कोर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स जो है उसके बहुत ही कम लेक्चर्स बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाता है तो प्राइजेज जो है वो राइज हो जाएगी, समझ लीजिए 10 से 12 दिन में। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड एमएम एकेडमी ऐप जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। और उसी के साथ साथ इंडिविजुअल कोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं कि नहीं हमको इतना जो है हमने पढ़ लिया है और पर्टिकुलरली क्रैश कोर्स जो है वो हमको चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। तो पॉलिटी का अगर आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो इंडिविजुअल कोर्स जो है अवेलेबल है, उसके लिए एमएम एजुकेशन ऐप जो है ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो। आइए यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले तो कि लॉकडाउन जो है, ये सेकेंड वेव जो कोरोना वायरस की हमें देखने को मिल रही है उससे कैसे बचा सकता है, कैसे हेल्प कर सकता है, या फिर क्या हेल्प कर सकता है,
कि क्या हमें इसमें कुछ अलग चीज़ जो है वो यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। अब देखिए, इंडिया जो है सेकेंड वेव क्या विटनेस कर रहा है। सबसे पहला तो सवाल यही आता है कि क्या इंडिया में जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस की, ये देखने को मिल रही है। अब देखिए, अगर हम ऑब्जर्वेशन पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हाँ, हमें देखने को मिलता है कि सेकेंड वेव जो है वो आ रही है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो कोरोना वायरस केसेस जो है ये बढ़ रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर हम देखते हैं महाराष्ट्र में, तो जो केसेस है 25,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट की जा रही है, जो हमें लास्ट ईयर में देखने को मिल रही है जब हमारा फर्स्ट वेव जो है वो चल रहा था। मतलब उतनी ही अगर पीक अभी हमें देखने को मिल रही है तो समझ लीजिए कि बहुत सारे केसेस जो है बढ़ रहे हैं। नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो 15,000 16,000 केसेस जो है वो तो इंक्रीज हो ही रहे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि इसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमें देखने को मिलता है कि हाँ, सेकेंड वेव जो है वो आ रही है। अब सेकेंड वेव ही क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी कंट्रीज में अगर हम देखते हैं सेकेंड वेव मतलब क्या होता है, एक वेव आई, बहुत बड़ी आई, देन जो केसेस है वो डिक्लाइन हुए, देन उसके बाद फिर से केसेस जो है वो राइज हुए, इसको हम कहते हैं सेकेंड वेव। और यही चीज़ जो है ये हमें अभी देखने को मिल रही है। और उसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं हर्ड इम्यूनिटी की, हर्ड इम्यूनिटी क्या होता है कि मतलब बहुत सारे लोग जो है, समझ लीजिए यहाँ पर एक लोकेलिटी है, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक लोकेलिटी है, उसमें समझ लीजिए 100 लोग जो है वो रह रहे हैं, 100 लोग रह रहे हैं। अब अगर किसी को भी एक को कोरोना वायरस अगर होता है, ठीक है, एक को कोरोना वायरस हुआ है, अब वो क्या करेगा, वो यहाँ पर अलग अलग लोगों को स्प्रेड करेगा। मतलब यहाँ पर जो रिस्क है, जो वल्नरेबिलिटी है, वो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट में आता है ना, वल्नरेबिलिटी, रिस्क, है ना, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, मिटिगेशन, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज आती है। तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा लोग वल्नरेबल हो जाएंगे, बराबर है। अब सोचिए कि यहाँ पर इस इंसान के थ्रू अलग अलग लोगों में स्प्रेड हो गया। अब समझ लीजिए कि यहाँ पर जो 70 लोग जो है, 70 लोग, 100 में 70 लोग जो है वो इन्फेक्ट हो गए, अब 30 ही लोग जो है वो बचे हैं। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर इम्यूनिटी लेवल, 70 लोगों की इम्यूनिटी लेवल जो है वो पहुंच चुकी है। मतलब 70 लोग जो है वो यहाँ पर इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं। हो सकते हैं तो सिर्फ 30 लोग जो है वो इन्फेक्ट हो सकते हैं। मतलब अपने आप जो केसेस है, वो केसेस कैसे बढ़ रहे थे, पहले दिन जो है समझ लीजिए एक इंसान को हुआ, देन यहाँ पर दूसरे दिन जो है 10 लोगों को हुआ, फिर यहाँ पर 15 लोगों को हुआ, इस तरीके से केसेस जो है वो राइज हुए। देन उसके बाद जो 70 लोग हैं वो तो इम्यून हो चुके हैं ना, 70 लोगों में एंटीबॉडीज आ चुकी है। एंटीबॉडीज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है ना, कि मतलब एक बार अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया, वो रिकवर्ड हो गया, तो हमारा शरीर जो है वो एंटीबॉडी डेवलप करता है। एंटीबॉडी मतलब हमारी पर्सनल आर्मी है, वो अब हमें फिर से उस वायरस से इन्फेक्ट नहीं होने देगी। तो क्या है कि अब यहाँ पर 70 लोग जो है वो इन्फेक्ट नहीं हो सकते हैं, बचे हुए 30 ही लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर तादाद जो है वो कम हो जाएगी, बराबर है। लेकिन क्या होता है कि कोरोना वायरस जो है अपने आप को म्यूटेट भी करता है। म्यूटेट मतलब क्या है कि यहाँ पर ये एक इंसान को जो कोरोना वायरस हुआ है, दूसरे इंसान को जो हुआ है, यहाँ पर खुद को वो चेंज करेगा, खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करेगा। तो एक टाइम ऐसा चेंज करते 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 आता है कि जब यहाँ पर ये जो वायरस है ये इससे डिफरेंट रहे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जब डिफरेंट रहता है, कि हमने देखा है ना, कई सारे वेरिएंट हमें देखने को मिल रहे हैं कोरोना वायरस के, तो ये जब डिफरेंट रह रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर जो 70 लोग इम्यून हुए थे वो इस वायरस से हुए थे, अब यहाँ पर जो ये म्यूटेट होकर आया है तो इसके लिए नहीं हुआ, फिर से यहाँ पर इसके साथ वहाँ पर इन्फेक्ट हो जाए, तो समझ लीजिए फिर से यहाँ पर केसेस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि हमें सेकेंड वेव जो है वो भी देखने को मिलती है, कि कोई वेरिएंट ऐसा आ गया जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। जैसे अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो महाराष्ट्र में खासकर वेरिएंट आया है वो तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो वेव्स है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अभी इम्पॉर्टेंट क्या है कि हर्ड इम्यूनिटी जो है हमारी अटेंड नहीं हुई है, जहाँ पर हम ये बोल सके कि नहीं, अब बहुत सारे लोग जो इन्फेक्ट हो चुके हैं, तो अब यहाँ पर और लोग इन्फेक्ट नहीं होंगे, या संभावना जो है काफ़ी कम हो जाएगी, है ना, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि फर्स्ट वेव से कैसे डिफरेंट है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर विरुलेंट जो है वो काफ़ी कम है। मतलब अगर हम देखते हैं तो फर्टिलिटी रेट, मतलब जो डेथ रेट है, अगर किसी को ये वायरस होता है तो डेथ जो है वो होने की संभावना कितनी है, 1% से भी कम यहाँ पर जो डेथ रेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। मतलब महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, जो फर्टिलिटी रेट है, जो डेथ रेट है लास्ट 1 मंथ का, वो लेस देन 1% है। अब लेस देन 1% मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ पर अगर 100 लोगों को हुआ है, ठीक है, तो मतलब समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट एक इंसान भी नहीं मरा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसका एक रिलीफ जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर एपिडेमिक कर्व डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेसेस पर। क्यों हम ये बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र में ही इतना स्प्रेड क्यों हो रहा है, या फिर महाराष्ट्र में इतना तेज़ी से क्यों स्प्रेड हो रहा है। देखिए, बहुत सारे उसमें सिनारियोज होते हैं, अलग अलग प्लेसेस के लिए अलग अलग कर्व्स निकलते हैं, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर, वेदर पैटर्न, इंटरनल कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें होती है।
अब इसके संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र में खासकर अगर नागपुर देखते हैं तो वहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है 21 मार्च तक। 21, और ये बढ़ने की भी संभावना है। 21 मार्च तक कंप्लीट लॉकडाउन, मतलब जैसा पहले हमारे देश में लगा था उस तरीके का लॉकडाउन, ठीक है, उस तरीके का लॉकडाउन हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर दूसरी चीज़ हम देखते हैं तो एमपीएससी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स, मतलब देखिए जैसे यूपीएससी क्या है, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना। तो महाराष्ट्र में अगर हम देखते हैं तो ये जो है ये समझ लीजिए 4 से 5 बार एक्सटेंड हुई है। यूपीएससी जो है यूपीएससी एक्सटेंड हुई एक बार 2 बार, देन उसके बाद यूपीएससी तो हो गई ना। लेकिन एमपीएससी अगर हम देखते हैं तो सोचिए कि पिछले साल की अब तक एमपीएससी जो है वो हुई नहीं है, अगर हम स्टेट सर्विस की बात करते हैं तो। और ये पोस्टपोन पे पोस्टपोन होती जा रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो फाइनल डेट निकाली गई है हो सकता है कि उस पर हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है, स्टूडेंट जो है वो बाहर निकले थे, और स्टूडेंट जो है उन्होंने इसका विरोध भी किया था, लेकिन फिर भी उन पर कई जगहों पर लाठीचार्ज, अमरावती जैसे डिस्ट्रिक्ट में लाठीचार्ज जो है वो भी देखने को मिला था। तो खैर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एपिडेमिक की, डिसीज़ की, तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर लॉकडाउन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही आता है कि लॉकडाउन जो यहाँ पर लगाया जा रहा है, अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, तो लॉकडाउन जो यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? तो देखिए लॉकडाउन अगर हम देखते हैं तो बेसिकली पॉज बटन है। मतलब क्या है कि पॉज, जहाँ पर लोग हैं वहीं पर रुक जाओ, जहाँ पर हो वहीं रुक जाओ, ठीक है, इस तरीके से हमें पॉज बटन देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो जो लॉकडाउन है वो कब काम आता है? अगर हम हमारे इनिशियल फेज में लॉकडाउन लगाया गया था तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, वो हम बोल सकते थे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, और इसके पीछे लॉजिक जो है वो भी हमें देखने को मिल रहा है। लॉजिक कैसे? क्योंकि हमें जो क्राइसिस आए हैं उससे डील करने के लिए यहाँ पर वक्त मिल रहा था। मतलब बेसिकली अगर हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट ये पर्सपेक्टिव से देखते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो उसमें डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, है ना, मतलब हमारी जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी है ना, वल्नरेबिलिटी, कैपेसिटी, ये सारी टेक्नोलॉजीज हमने देखी हुई है। जो एमएम एकेडमी ऐप पर डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स चल रहा है उसमें सारी चीज़ें देखी है। कैपेसिटी जो है ये हमें बढ़ाने का मौका मिला। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, किसका दिया था? मैंने आपको एग्जांपल दिया था एंजेलिना जोली का, है ना। एंजेलिना जोली जो है वो एकदम कम कपड़ों में जो मतलब समझ लीजिए विंटर में यूरोप में घूम रही है, और उसमें अगर स्नोफॉल हो जाता है तो क्या होगा, वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहेगी कोल्ड होने के, बराबर है, वल्नरेबल रहेगी। अब वो इसको रिड्यूस कैसे कर सकती है, जो रिस्क है उसको रिड्यूस कैसे कर सकती है? अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करके। कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज करेगी? तो वहाँ पर जो गर्म कपड़े होते हैं वो पहनकर, है ना। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, हमारी कैपेसिटी इंक्रीज करके हम वल्नरेबिलिटी को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर अगर कोरोना वायरस की वजह से देखें तो हम ज़्यादा वल्नरेबल थे। वल्नरेबल क्यों थे? क्योंकि हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रॉपर नहीं था। हमारे यहाँ पर जो बेड सिस्टम है, वेंटिलेटर्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं था। मतलब अगर हम देखते हैं तो कंपेरेटिव टू डेवलप्ड कंट्रीज, हमारी डेवलपिंग कंट्रीज जो है काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल थी, बराबर है, रिस्क जो है वो भी उतना ही ज़्यादा था। अब यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की वजह से क्या होता है कि लॉकडाउन लगाने से हम हमारी कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि हमारी वर्नेबिलिटी जो है वो यहाँ पर कम हो जाए, बराबर है। इस तरीके से हमें जो एडिटोरियल्स होते हैं उनको कवर करना पड़ता है, इंक्लूडिंग हमारे जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स है ना। तो यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो भी काफ़ी खतरनाक तरीके से एमएम एकेडमी पर आ रहा है, प्लस इकोनॉमी का कोर्स जो है वो भी ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो इसलिए आप ज़रूर देखिए एक बार, ठीक है, डेमो लेक्चर तो भी आप देखिए एमएम एकेडमी ऐप डाउनलोड करके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो डील है वो ये क्यों, जो लॉकडाउन है कैसे हेल्पफुल रहा, तो हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अपग्रेड करने में, यहाँ पर मतलब कैपेसिटी जो है वो बिल्ड करने में, देन उसके बाद यहाँ पर जो नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड्स है उसको इंक्रीज करने के लिए, लेबोरेटरी नेटवर्क, क्योंकि क्या है अगर हम लॉकडाउन नहीं लगाते तो यहाँ पर वल्नरेबिलिटी जो है वो तो बढ़ती ही जाती। वल्नरेबिलिटी बढ़ती, यहाँ पर क्या होता कि बहुत सारे लोग जो है अगर एक साथ उनको कोरोना हो जाता तो उनको एक साथ बेड पर लाना, बेड पर रखना, बेड ही नहीं होते तो क्या करते। ये भी सिनारियो हमें देखने को मिला है कई जगहों पर, इवन दिल्ली में भी हमें देखने को मिला है ना। तो इस तरीके से क्या है कि हमारी जो इक्विपमेंट्स है, ऑक्सीजन बेड्स, वेंटिलेटर्स, ये सब यहाँ पर इंक्रीज करने को हमको टाइम मिले, मतलब हमारी कैपेसिटी जो है वो बिल्ड करने में हमें टाइम मिले, ये हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ लार्ज स्केल सोशल एंड इकोनॉमिक साइड इफेक्ट जो है लॉकडाउन के वो हमें देखने को मिलते हैं। क्योंकि अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पर पहले फेज में जो लॉकडाउन लगाया था उसमें ये सारी चीज़ें हमने की। अब यहाँ पर सेकेंड फेज में भी अगर हम लॉकडाउन लगाते हैं, सेकेंड फेज में भी अगर हम देखते हैं कि लॉकडाउन जो है वही लगाया जाना चाहिए, तो ये सफिशियंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट जो है बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं।
मतलब इकोनॉमिक, खासकर इकोनॉमिक साइड इफेक्ट अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग जो है उनका जो काम है वो बंद पड़ रहा है, लोगों के पास इनकम नहीं आ रही है। तो अगर हम देखते हैं तो बड़ा प्रॉब्लम जो है, इवन वायरस जितना बड़ा प्रॉब्लम है उससे भी बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर इमर्ज हो रहा है लोगों का, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी अगर हम देखते हैं तो लॉकडाउन जो है ये कोई इसका सोल्यूशन नहीं है। अब ये आता है कि फिर क्या किया जाना चाहिए, जिसके लिए इंडियन एक्सप्रेस जो है वो माहिर है। इंडियन एक्सप्रेस यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताता है, यहाँ पर सोल्यूशन जो है ये भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। मोर इफेक्टिव स्ट्रेटेजी अगर हम देखते हैं तो वो है कि सर्विलेंस जो है उसको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। सर्विलेंस जो है हमारा उसको स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना मतलब क्या, मतलब यहाँ पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है उसको यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिव तरीके से देखना। मतलब अगर कोई भी यहाँ पर कोविड से पीड़ित है तो उसको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है यहाँ पर किया जाए, है ना। जो यहाँ पर फीवर क्लिनिक्स में जो फीवर वाले सिम्टम्स होते हैं, है ना, लोगों को यहाँ पर मॉनिटर किया जाए होम आइसोलेशन के लिए। यही एक सोल्यूशन हमें देखने को मिलता है। इसके लिए हमें एक्टिव बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर ग्राउंड फील्ड पर रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। वैक्सीनेशन, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जब वैक्सीनेशन आ गया है तो फिर डर की क्या बात है, वैक्सीनेशन आ गया, वैक्सीनेशन यहाँ पर प्रोवाइड करो। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था हाँ वैक्सीनेशन आ गई अब हो गया, कोरोना चला गया, कोरोना चला गया। लेकिन क्या होता है, किसी भी देश में कहीं पर भी जब वैक्सीनेशन आती है किसी भी चीज़ की, तो वो पूरी तरीके से लास्ट इंसान तक पहुँचने में 1.5 से 2 साल तक लग जाते हैं, इवन ज़्यादा भी लग जाते हैं। अगर हम लास्ट इंसान तक देखते हैं तो 5 साल तक लग सकते हैं। ठीक है, अब अगर बहुत ही अग्रेसिव तरीके से यहाँ पर की जा रही है, सारी चीज़ें की जा रही है, तो 2 साल तो यहाँ पर लगते ही लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सीरो सर्वे जो कंडक्ट किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, उसने कहा कि 20 से 25% ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो इन्फेक्ट नहीं हुई थी वायरस से। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो हर्ड इम्यूनिटी है वो हम अभी तक नहीं पहुँचे हैं। अभी तक बहुत सारे लोग जो है वल्नरेबल है इस वायरस को इन्फेक्ट होने के। वैक्सीनेशन जो है यहाँ पर इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा, मतलब बहुत सारे लोगों को इम्यून कर देगा। बहुत सारे लोग जो है वो इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसमें जो फर्स्ट ड्राइव है वो यहाँ पर जो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर थे उनको, मतलब हेल्थ जो वर्कर्स थे उनको यहाँ पर दिए गए, है ना। और ख़ास बात यहाँ पर ये भी एक निकल कर आती है कि यहाँ पर जो मतलब समझ लीजिए एसेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर जो वैक्सीन है वो दी गई। मुझे एक समझ में नहीं आता है कि जो बैंकर्स हैं, ठीक है, उन्होंने भी तो पूरे लॉकडाउन में उतनी ही ईमानदारी के साथ काम किया, उतनी ही शानदार तरीके से काम किया। तो वे बैंकर्स जो उनके लिए यहाँ पर वैक्सीन जो है पहला प्रावधान क्यों नहीं दिया जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर ठीक है, खैर। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट टू कीप मॉनिटरिंग द इम्पैक्ट ऑफ दिस वैक्सीन जो यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जिनको मिला है कि कोई भी वैक्सीन जो है यहाँ पर 100% इफेक्टिव नहीं होती है। तो यहाँ पर जिन लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है तो उनके लिए कितना इफेक्टिव है ये भी यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आपका क्या बोलना है, आपकी क्या राय है इस पर कि जो लॉकडाउन है क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? अभी जो सेकेंड वेव आ रही है, क्या लॉकडाउन यहाँ पर दिया जाना चाहिए? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। यहाँ पर हम आते हैं डाइवर्सिफाई द फार्म इनकम। फार्म इनकम जो उसको डाइवर्सिफाई करने की यहाँ पर बात की जा रही है। अब कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो देखिए, सेंट्रलिटी ऑफ एग्रीकल्चर, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट कंट्रीब्यूशन में एग्रीकल्चर बहुत आगे है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा 42% जो लोग हैं वो वर्कफोर्स हमें एग्रीकल्चर जो है उसमें देखने को मिलता है। तो मतलब बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर में अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर सेक्टर अगर हम देखते हैं तो ये सिर्फ लार्ज ग्रोइंग इंडियन पॉपुलेशन को सर्व नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर पॉवर्टी जो है उससे भी फाइट करने में हेल्प करता है। कैसे? क्योंकि हम यहाँ पर जो माल न्यूट्रिशन है, हंगर है, उससे लोगों को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है यही यहाँ पर खाना प्रोवाइड करता है। एग्रीकल्चर अगर ना हो तो बहुत सारे लोग जो है वो भूखमरी में चले जाएंगे, है ना। तो इससे बाहर निकालने के लिए हमें यहाँ पर ये जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। इन एडिशन एग्रीकल्चर जो है यहाँ पर बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी इनपुट सप्लाई करता है, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है ना। तो ये हमारे इकोनॉमी पर मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है ये यहाँ पर प्रोवाइड करता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर फार्मिंग जो है वो जो भी अलग अलग सेक्टर्स है उनको भी यहाँ पर जो बूस्ट है वो प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर को ग्रो करना है। बस यहाँ पर अगर हम देखते हैं ओवरऑल जो हमें यहाँ पर एडिटोरियल देखने को मिल रहा है, सिर्फ यही जो चीज़ है यही यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तहत हमें देखने को मिलती है जो हम एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर हम देखते हैं तो वही सब बोल बच्चन जो है वो दिया गया है, ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, तो पहली चीज़ है एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, ये भी ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, ये भी यहाँ पर पहले से आपको पता होगा।
मेनली इरिगेशन बोलिए, रोड्स बोलिए। क्या होता है कि जब हम यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी जो है इसको यहाँ पर जब डेवलप करते हैं, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी जो है उसको जब हम यहाँ पर डेवलप करते हैं तो उससे क्या होता है, उससे जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज जो है वो बढ़ जाती है। देन उसी के साथ साथ इरिगेशन का एक नुकसान भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है, जैसे कि पंजाब हरियाणा वो सारी जगहों पर, जिसकी ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डिग्रेड हो रही है। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम बिल्डअप कर रहे हैं उसी के साथ साथ हमने तो बहुत डिटेल में, बहुत डीप में, बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ यहाँ पर सारी चीज़ों को देखा हुआ है। अगर आपने पिछले वीडियोस जो है वो देखे हुए हैं तो आपको पता होगा, जैसे कि हम जब यहाँ पर ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लमेटिक क्या चीज़ है कि जो गवर्नमेंट ने यहाँ पर सब्सिडाइज्ड जो इलेक्ट्रिसिटी बोलिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये की है, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन में बोलूँगा बहुत ज़्यादा हो गया है, और उसी वजह से यहाँ पर ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अलग अलग जगह है वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होगा, हम डाइवर्सिफाई जो है वो कर सकते हैं। प्लस रोड से क्या होगा, कनेक्टिविटी जो है बिल्डअप हो जाएगी। कनेक्टिविटी बिल्डअप होगी तो क्या होगा, लोग जो है वो यहाँ से वहाँ जो अपने प्रोडक्ट्स है वो ले जा सकते हैं। जैसे कि आप कीजिए, एक जो पार्ट है हमने देखा था डेयरी इंडस्ट्री का, डेयरी इंडस्ट्री का हमने एक आर्टिकल देखा था, उसमें हमने देखा था कि डेयरी इंडस्ट्री जो है वहाँ पर जो लोग हैं, ठीक है, क्या होता है जब भी हम दूध निकाल रहे हैं तो उसको सीधे तरीके से कूलिंग में डालना पड़ता है ना, ठंडा करने के लिए डालना पड़ता है। तो बहुत सारे जगहों पर जो हम रूरल एरिया देखते हैं तो वहाँ पर जो ये फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं है, तो उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है दूध को ठंडा रखने के लिए या ठंडा करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें बहुत सारा मिल्क जो है वो ख़राब भी हो जाता है ना, तो वेस्टेज जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर प्रोसेसिंग जो है इस तरीके से करनी चाहिए कि वहीं के वहीं पर आपको कूलिंग हो जाए, वहीं के वहीं पर आपको प्रोसेसिंग हो जाए, एंड फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन जो है वो देखने को मिले। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो रोड्स मतलब कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी मतलब क्या है, ईजिली ट्रांसपोर्ट होना। नहीं तो क्या है कि बहुत ज़्यादा अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी नहीं है तो फिर वेस्टेज जो है वो भी उतना ही ज़्यादा हो जाता है। दूसरी चीज़ अगर हम देखते हैं, डाइवर्सिफिकेशन हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है कि अगर आप एक ही प्रोडक्ट, जैसे बोलते हैं ना, इकोनॉमी जो कोर्स है हमारा, उसमें हमने देखा है कि कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, कौन सी कंट्री बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, जो एक ही इकोनॉमिक इस पर डिपेंडेंट है। मतलब समझ लीजिए कोई एक कंट्री है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अगर समझ लीजिए एक साल, कोई साल है ऐसा जिसमें कंप्लीट ड्रॉट आ गया या फिर बहुत बुरी तरीके की बारिश आ गई, फ्लडिंग हो गई, तो मतलब क्या है, पूरा जो क्रॉप्स है वो वहाँ पर ख़राब हो गए, तो मतलब पूरी जो कंट्री की इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी तहस नहस हो जाएगी, है ना। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, एग्रीकल्चर पर अगर सिर्फ डिपेंडेंट है तो मतलब एक पर्टिकुलर फैक्टर पर डिपेंडेंट है तो बराबर है। अगर समझ लीजिए सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग जो है उस पर कोई कंट्री डिपेंडेंट है, अगर कोविड आ गया, कोविड की वजह से लॉकडाउन लग गया, मैन्युफैक्चरिंग जो है कंप्लीट ठप बैठ गई, प्रॉब्लम है ना, पूरी कंट्री की इकोनॉमी जो तहस नहस, रिकवर्ड हो ही नहीं पाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर हमारी डाइवर्सिफाइड है, मतलब एग्रीकल्चर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, सर्विस सेक्टर भी है, तो क्या होता है कि अगर कोविड की वजह से मैन्युफैक्चरिंग हाईली इंपैक्ट हुआ तो लेकिन एग्रीकल्चर जो उसने थोड़ा बहुत संभाला हुआ है, सर्विस सेक्टर जो है वो भी ठप बैठा हुआ है ना। कुछ ऐसा चीज़ आ सकती है, अगर फ्लडिंग वर्डिंग आ गई, एग्रीकल्चर पूरा तहस नहस हो गया, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को संभाल सकती है ना। उसी तरीके से जो एग्रीकल्चर है उसमें भी अगर हम देखते हैं, ये हो गया मैक्रो लेवल पर। माइक्रो लेवल पर अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चर जो है उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर जो है, फार्मिंग जो उसी पर डिपेंडेंट रहेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर फ्रूट्स बोलिए, वेजिटेबल्स बोलिए, जो डेयरी है, पोल्ट्री है, उस पर भी अगर डिपेंड रहते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन हमें देखने को मिलेगा। अगर डाइवर्सिफिकेशन है तो अपने आप यहाँ पर एक ही चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है, तो अलग अलग चीज़ें जो है उससे हमें फ़ायदा मिल सकता है। तीसरा है प्राइस इंसेंटिव्स और फेवरेबल टर्म ऑफ ट्रेड। यहाँ पर क्या है, प्राइस इंसेंटिव्स जो है ये भी यहाँ पर प्रोवाइड की जानी चाहिए। इनफैक्ट हम यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है, इस तरह की चीज़ें, देन फर्टिलाइजर जो है उसको खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें इसमें और इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चीज़ें जो है वो देखने को मिलती है। अब यहाँ पर ओडिशा जो है कालिया स्कीम यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। तो देखिए शॉर्ट में हम यहाँ पर समझेंगे, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो खासकर स्टेट पीएससी जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या होता है कि कभी कभार आपको कोई और स्टेट में, जैसे होता है ना हमारे पर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बेसिकली क्या है कि कोई और स्टेट में अगर कोई अच्छी चीज़ भी हो रही है तो अगर हम वो नेशनल लेवल पर इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं उड़ीसा का जो स्कीम है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेसन ऑफर करती है डायरेक्ट इनकम सपोर्ट स्कीम जो है हर तरफ के लिए। मतलब इसमें अगर हम देखते हैं 2500 करोड़ दिए जा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्ट इनकम सपोर्ट के तौर पर टू 51 लाख फार्मर्स 4 मंथ पीरियड में, ठीक है। इसमें अगर हम देखते हैं तो इसके लिए 3 स्टेप फ्रेमवर्क लेकर आई है, यूनिफिकेशन, वेरिफिकेशन, एक्सक्लूजन। ये 3 स्टेप वेरिफिकेशन है जिससे कि बेनिफिशियरी को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ है, ये 3 स्टेप वेरिफिकेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जहाँ पर आप आपके मेंस में भी लिख सकते हो।
तो ये स्टेप क्या है? पहली स्टेप हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो स्टेट डेटाबेस है इसको यहाँ पर यूनिफाई किया जाए। कैसे? ग्रीन फॉर्म, जिसमें यहाँ पर एप्लीकेशन जो है फार्मर से जिनको ऑप्ट करना है स्कीम के लिए उनको यहाँ पर लिया जाए। उसमें जिन जो फार्मर्स को आना है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है, सभी डालेंगे इसमें, ऐसे भी लोग डालेंगे जिनको ज़रूरत नहीं है ना, जिनको कोई यही नहीं है, वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट का काम आ जाता है कि जितने भी यहाँ पर आए हैं, जितने भी यहाँ पर फॉर्म्स आए हैं उसमें से यहाँ पर फॉर्म्स को एलिमिनेट करें। तो सेकेंड स्टेप आती है। सेकेंड स्टेप में क्या है? वेरिफिकेशन जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पर ली जाएगी। मतलब यहाँ पर अब जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर निकालेगी इन्फॉर्मेशन की एक्चुअल में इसको ज़रूरत है क्या, एक्चुअल में वो वैसा फार्मर है क्या जो हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं। वो कहाँ से ले सकते हैं? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंडर डेटाबेस, और उसी के साथ आधार जो है, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन जो है, सभी इससे हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरे इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ पर देखेंगे। देन थर्ड स्टेप में हम यहाँ पर जो एलिजिबल नहीं है उनको यहाँ पर निकाल देंगे, प्लस यहाँ पर जो लोग खुद से ऑप्ट होना चाहते हैं, खुद से बाहर निकलना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर निकल सकते हैं, है ना। आप बोलोगे इसमें नया क्या है? नया कुछ भी नहीं है, बस ये एक रिवीजन पर्सपेक्टिव से आपको याद दिलाने के लिए। तो यही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। की लर्निंग क्या आती है? की लर्निंग यहाँ पर आती है कि फर्स्ट ये है कि एग्जिस्टिंग सिटीजन्स एंड ट्रांजैक्शन डेटाबेस जो है वो यहाँ पर क्रिएटिवली आइडेंटिफाई करने के लिए, जो बेनिफिशियरी उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तो हमें पहले से ही पता है ना, कि जो भी यहाँ पर लोग हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो डेटाबेस है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरी सेकेंड चीज़, गवर्नेंस और रूल ऑफ एंगेजमेंट ऑफ सच डेटाबेस यहाँ पर क्लियरली डिफाइंड एट दी आउटसेट, जिससे कि यहाँ पर जो मिसयूज़ है उसकी पॉसिबिलिटी ना रहे। कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसके थ्रू क्या होगा कि यहाँ पर मिसयूज़ जो है वो नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर जो गवर्नेंस है वो इस तरीके से रहना चाहिए कि सारी जो चीज़ें हैं, सारा जो पर्सनल डेटा है वो भी यहाँ पर प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, प्लस यहाँ पर मिसयूज़ जो है वो भी नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड चीज़ अगर हम देखते हैं तो इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल। देखिए किसी भी चीज़ में ग्रीवेंस रिड्रेसल बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर अगर कोई भी आपको गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, फटाफट यहाँ पर आपने किया, उसका रिड्रेसल जो है वो देखने को मिला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है कि जो इंसान है वो भी यहाँ पर अपने आप को सशक्त महसूस करता है, और सशक्त महसूस करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता जो है वो यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो जो है वो खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। शेयर ज़रूर कीजिए, और MM अकेडमी ऐप, MM एजुकेशन ऐप डाउनलोड जो है वो ज़रूर कीजिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। डेमो लेक्चर देखिए, पहले इस्तेमाल कीजिए, फिर विश्वास कीजिए। तो चलिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।